नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, तकरीबन 10 से ज़्यादा महीने का वक्त हो गया है। पूरी दुनिया भर में कोरोना वायरस पहले से ज़्यादा ताकतवर, पहले से ज़्यादा घातक और पहले से ज़्यादा कहीं अधिक जानलेवा साबित हो रहा है। जो लोग कोरोना वायरस को लेकर अब तक गंभीर नहीं हैं, उनके लिए एक सख्त चेतावनी है। ये ऐसी चेतावनी है जो आपको बहुत ही विचलित कर सकती है और परेशान भी कर सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी वेव जिन देशों में आई है वो पहले से ज़्यादा घातक है और पहले से ज़्यादा कहीं अधिक ताकतवर तरीके से लौटी है और लोगों को आईसीयू में पहुंचा रही है। हॉस्पिटल नहीं, आईसीयू तक पहुंचा रही है। यूरोप इसका उदाहरण है। स्पेन और फ्रांस में जिस प्रकार के हालात इस वक्त उत्पन्न हुए हैं, उसने पूरी दुनिया को एक खतरनाक संकेत प्रस्तुत किए हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि कोरोना वायरस पर डिबेट करने का मतलब लोगों को डराना होता है। मैं आपसे बार बार पिछले 10 महीनों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि कृपया एक कोरोना वायरस बहुत ही गंभीर किस्म का वायरस है। इसके कोई भी इलाज, कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन ना तो अभी बनी है और अगले 3-4 महीने इसकी कोई प्रमाणित वैक्सीन आने के कोई भी आसार नहीं है। ये बात अच्छे से गौर से दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए और उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगले 3 से 4 महीनों तक कोई भी प्रमाणिक वैक्सीन या कोई भी दवा कोरोना वायरस को लेकर आने नहीं जा रही है। यह बात दिमाग में फिट कर लीजिए। तो जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, भारत सरकार भी कह रही है और कल हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक आकस्मिक राष्ट्रीय संबोधन में इस विषय को प्रस्तुत किया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि पूरी दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और अब तक मरने वालों की संख्या तकरीबन 11,26,000 हो चुकी है और भारत में मरने वालों की संख्या 1,13,000 हो चुकी है। हम 1,13,000 अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को खो चुके हैं। कोरोना वायरस को अगंभीरता से वो लोग लेते हैं जिन्होंने न तो कोरोना वायरस को देखा है, न तो उनका परिवार पीड़ित हुआ है और न उन्होंने कभी किसी की, अपने परिजनों की या आसपास किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस के चलते हुई मृत्यु को देखा है। कोरोना वायरस को बेहतर से वो लोग समझ सकते हैं जो इसके शिकार हुए हैं। कोरोना वायरस की गंभीरता को वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जिनके परिवारों ने इस वायरस की त्रासदी को झेला है। कोरोना वायरस को वो लोग ज्यादा बेहतर से समझते हैं जो इस दौरान इस प्रक्रिया से गुजरे हैं। 10 महीने से अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जिसके सामने पूरी दुनिया घुटने टेकती है, उस अमेरिका के 2,25,000 लोग मारे जा चुके हैं। वो अमेरिका जो एक नागरिक के मारे जाने पर इराक पे चढ़ाई कर देता है, वो अमेरिका जो एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने पर पूरा अफगानिस्तान बर्बाद कर देता है, वो अब अमेरिका में 2.25 लाख अमेरिकी नागरिक मारे जा चुके हैं और उनके पास कोई दवाई नहीं है। तो आप उनके सामने क्या चीज है भाई साहब? आपके यहां तो बेसिक इलाज की व्यवस्थाएं नहीं है, आपके यहां तो मामूली बुखार की दवाइयां नहीं मिलती हैं। तो आप कोरोना वायरस से कैसे लड़ सकते हैं? आप ऐसे लड़ सकते हैं कि आप इस वायरस से बचें। बचे कैसे? मास्क का इस्तेमाल करिए भाई साहब, हाथ धुलते रहिए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, थोड़ा नियमों में रहिए, भीड़ भाड़ इलाकों में मत जाइए। जीवन है तो सब कुछ है। पिछले 10 महीनों से समझाया जा रहा है, लेकिन तमाम लोग हैं जिनकी बुद्धि में ये बात घुस नहीं रही है और वो मर भी रहे हैं, खुद संक्रमित हो रहे हैं, अपने परिवारों को बांट रहे हैं और समाज को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। ऐसे लोगों को जो जानबूझकर कोरोना वायरस के कैरियर बने हैं, उनको मैं राष्ट्रद्रोही कहता हूं। ये वो लोग हैं जो अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, अपने शहर के साथ, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या चल रहा है? पढ़ते लिखते नहीं है, देखते नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है, हमारी सरकारें किन्हीं कारणों से कोरोना वायरस को लेकर बहुत गंभीर नहीं है जो होनी चाहिए। तो क्या आप भी वैसे ही हो जाओगे? सरकार का काम तो शासन करना है, वो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं? आपका काम है खुद को बचाना, खुद को बचना। 10 महीने से आपको एजुकेट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 4,59,000 केस मिल चुके हैं, 80% लोग ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन यह सोचिए कि 20% वो हैं जो ठीक नहीं हुए हैं। अकेले अकेले यूपी में 6,700 लोग मर चुके हैं।
अब आप कहेंगे 6,700 ही तो है, तो भाई साहब आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिसके घर मौत हुई है कोरोना से, जरा उनसे मिलकर देखिए, उनका जीवन बदल चुका है, तबाह और बर्बाद हो चुके हैं वो लोग। हमने अपने तमाम साथियों को खोया है, हमने अपने 2-2 मंत्री खोए हैं, हमने आईएएस अफसर खोए हैं, हमने अपने शुभचिंतक खोए हैं, हमने डॉक्टर्स खोए हैं, हमने पैरामेडिकल स्टाफ खोए हैं। इतने के बाद भी आपकी बुद्धि नहीं खुलती, इतनी जड़ बुद्धि हो गई है आपकी। कब समझेंगे आप ये वायरस बहुत खतरनाक है? अगर आपको लगता है मैं आपको डरवा रहा हूं, तो हां, डंके की चोट पर आपको डरवा रहा हूं। डरो, डरना चाहिए तुम्हें कोरोना वायरस से। अगर डरोगे नहीं तो मौत सामने खड़ी है। सरकारों ने सब खोल दिया, अब स्कूल कॉलेज भी खोलेंगे। उनका क्या है? आप उनके लिए एक केस हो, एक केस उनके आंकड़े में दर्ज हुआ, एक केस हो सरकारों के लिए। मर गए तो भी आप एक डेटा हो सरकार के लिए। क्या आप डेटा में सम्मिलित होना चाहते हो, या अपने परिवार के साथ रह के राजी खुशी अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? निर्णय आपको करना है कि आपको सरकार के कोरोना वायरस के डेटा का हिस्सा बनना है, या अपने परिवार के साथ सुकून से इज्जत से रहना है। तय आपको करना है। बड़ा शौक है भीड़ में जाने का, जाओ, इस डेटा का हिस्सा हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। आपको पता है 90% लोग अपने परिजनों की कोरोना वायरस से मृत्यु के बाद चेहरा नहीं देख पाए। क्या आप ऐसी बीमारी चाहते हैं? आपको कितनी बार यह बात समझाई जाए? और ऊपर से लांछन यह कि ब्रजेश मिश्रा आते हैं रात में 8 बजे कोरोना वायरस पे डराते हैं। हां, डराता हूं तो डराना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि बीमारी कितनी घातक है। हर बात को कैजुअल लेना, हर बात को मजाक में रखना, यह एक यहां के लोगों की आदत में शुमार हो गया है। आपको भाई साहब कैसे समझाया जाए, मुझे जरा बताइए। आपको समझाने का तरीका क्या होना चाहिए? आप खुद बताइए कि आपको कैसे समझाया जाए। और फिर कह रहा हूं, सरकारों के लिए आप एक आंकड़ा हैं। पॉजिटिव होंगे, केस बढ़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, केस में नोट होगा, और मृत्यु होगी तो डेथ वाली डेटा में शामिल हो जाओगे। उन्हें नहीं फर्क पड़ता। फर्क आपको पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा, आपके दोस्तों को पड़ेगा, आपके रिश्तेदारों को पड़ेगा, आपके वेल विशर को पड़ेगा। यह आपकी बेहतरी के लिए बताया जा रहा है कि यह वायरस बहुत खतरनाक है। यह वायरस मौत का दूसरा नाम है। जिनको कोरोना वायरस हुआ है, उनके अनुभव अगर सुन लोगे तो 2-3 दिन तक सो नहीं पाओगे। तो स्थितियां बड़ी विकराल हैं। थोड़ा सचेत हो जाइए। इस वायरस की कोई दवाई नहीं है। जो आपको कह रहा है कि इस वैक्सीन आने वाली है, अभी कुछ आने वाला नहीं है। अभी सब ट्रायल के स्टेज पे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो ट्रायल है वो सबसे आगे है, लेकिन अभी भी वो ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 में नहीं पहुंचा है। 1-2 ने कोशिश की तो ट्रायल 2 में कुछ ऐसे उसमें चेंजेस मरीजों में आए हैं जो खतरनाक थे। ट्रायल रोका गया है। तो वैक्सीन कहां से आ जाएगी? अब फर्जीवाड़ा करके कोई कुछ भी लॉन्च कर दे वो अलग बात है, लेकिन सर्टिफाइड प्रमाणिक वैक्सीन अभी आने के कोई आसार नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, यहां दवाई भी नहीं है और ढिलाई भरपूर है।
ये उत्तर प्रदेश है। 4,59,000 केस, 30,000 से ज़्यादा एक्टिव केस, तकरीबन 2,000 से 3,000 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू का कोई ब्यौरा उत्तर प्रदेश की सरकार जारी नहीं करती, जबकि वर्ल्ड पैरामीटर में आईसीयू में कितने मरीज एडमिट हैं ये हर सरकारें विश्व स्तर पर जारी करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत में आईसीयू में कितने मरीज हैं ये कभी नहीं बताया जाता आपको, कि उनमें से गंभीर कितने हैं, आईसीयू में कितने हैं, ये कभी बताया नहीं जाता। मेरी जानकारी के अनुसार 2,000 से 3,000 मरीज इस वक्त उत्तर प्रदेश में आईसीयू में एडमिट हैं, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पर हैं। जितने वेंटिलेटर हैं वो सब फुल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो आज की डिबेट में मैंने बहुत खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव और पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब सरगंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से, और वीरेंद्र सिंह जी हम लोगों के स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नवीन जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, देखिए अभी ना तो इसकी कोई दवाई है, ना तो अभी कोई ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि लोग उसके बावजूद बड़ी भयानक तरीके से ढिलाई कर रहे हैं। अब तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ा, कहना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं, और अभी तो आप फर्स्ट वेव से गुजर रहे हैं। ईश्वर न करे कि भारत में सेकेंड वेव आएगी तो आपका क्या हाल होगा? देखिए, निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पर हमारे विचार और आपके विचार भिन्न हो सकते हैं। आपकी बात से मैं सहमत नहीं होता हूं, आप मेरी बात से नहीं सहमत होते हैं, लेकिन कोरोना पर जागरूकता के लिए मैं आपको निश्चित रूप से बधाई दूंगा कि आप चैंपियन हैं। आपने जिस शिद्दत के साथ कोरोना से होने वाली दुश्वारियों को सामने रखा, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, वह लाजवाब है। मैं खुद भी पॉजिटिव हो गया था। अभी कुछ दिन पहले, मैं ज़्यादा दिन ईश्वर ने मौका नहीं दिया कि मैं पॉजिटिव हो जाऊं, निगेटिव था, फिर निगेटिव मैं हो गया। ईश्वर न करे ऐसा हो कि आप ज़्यादा दिन रहें पॉजिटिव। लेकिन मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। मैं अपने कुछ अनुभव बताना चाहूँगा। देखिए, निश्चित रूप से जो भी हमारी सरकारों ने, हमारे मीडिया के मित्रों ने लोगों को जागरूक करने के लिए चीज़ें कहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, हाथ धोना, वह सारी चीज़ें करनी चाहिए। दुर्भाग्य से सार्वजनिक जीवन में आदमी लापरवाही बरतता है, नई चीज़ें कर पाता है। मैं भी शायद अगर इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से फॉलो किया होता तो मैं भी नहीं पॉजिटिव होता, लेकिन गलती हुई है तो उसका परिणाम भी मैंने भुगता है। और मैंने ये एक बात बताऊंगा, किस मनोस्थिति से गुजरे आप, थोड़ा सा सही से आज पूरी बात बताइए। बिल्कुल ईमानदारी से अपना अनुभव बांटिए। बिल्कुल ईमानदारी से मैं बताऊं, मैं सारे अपने चैनल के दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। जिस क्षण मुझको ये सूचना मिली कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फोन से कि आपका टेस्ट हुआ था, मैंने बताया हाँ आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं एक चैनल में डिबेट करने के लिए जा रहा था, मैं वापस घर लौटा, बाहर एक कमरे में आइसोलेट हुआ। मैं तो अपने मनस्थिति को इससे अलग रखा, चूंकि मैं अपने मन पर बोझ नहीं देना चाहता था, और आप सारे मित्रों के, मीडिया के लोगों के सहयोग से कुछ उसमें बाइट वाइट देता रहता था, अपने को व्यस्त रखा। लेकिन परिवार को क्या झेलना पड़ता है जो आप बताए थे। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे फादर इन लॉ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, 12-14 दिन जिस प्रकार से परेशानियां उनको उठानी पड़ी। घर में न कोई आने वाला, न कोई जाने वाला, न कोई काम करने वाला, सारा काम करना। मेरे साथ भी ये था, मैं भी नहीं चाहता था कि अगर जो मेरे साथ परेशानी हुई है मेरे परिवार किसी सदस्य को हो। बाहर खाना रख दिया जाता था, खाना में उठाता था, खाता था, बर्तन धो के रखता था। मैं एक चीज का अनुरोध करना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उसका सारे लोग पूरी तरह से पालन करें। वो 14 दिन आपने बड़ी तकलीफ में, लेकिन ब्रजेश जी, भयावह अनुभव थे। बीमारी होने के बाद, बीमारी अगर हो गई फिर उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने को मानसिक रूप से मजबूत करने की जरूरत है। और इस बात का संकल्प लेना है कि ईश्वर ने जो हमारे साथ किया, जो हमने अपनी गलती के कारण हम परेशान हुए, बाद में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना हो, हम इसके कैरियर न बने, हमारे वजह से हमारे परिवार, हमारे समाज को किसी प्रकार की दुश्वारी न हो। इसका हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग डिबेट में डरवाते हैं? क्या डरवाते हैं? डरवाते नहीं, आप तो सच बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि आपसे मतभेद बहुत सारे विषयों पे हमारे हैं, लेकिन इसमें आपने जो किया उसकी तारीफ है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगा ब्रिजेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते नहीं, एक मरीज के नाते बता रहा हूं। लोगों के अपने अपने अनुभव होंगे, लेकिन इस पीरियड में मैंने देखा प्रतिदिन सुबह से शाम तक सीएमओ ऑफिस से, डीएम ऑफिस से, सीएम कमांड से, सीएचसी से लगातार फोन आते थे। आपने वीआईपी हैं इसलिए आते? नहीं,
ये नहीं ब्रजेश भाई, कोई मुझको नहीं जानता था मैं क्या हूं नहीं हूं, मैं ऐसे भी कुछ नहीं हूं। अरे कौन नहीं जानता? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सामान्य आपने ये दवा ली कि नहीं ली, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सारी चीजें मुझको बहुत अच्छा लगा। दवाई घर तक दे के गए लोग, हालांकि दवाई मैंने दूसरी जगह से मंगा गई थी, तो लगातार जो मॉनिटरिंग हो रही थी, अगर किसी के अनुभव अच्छे नहीं होंगे तो ये हो पेशेंट है आप, तो आपको तो नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी, कोई व्यक्ति नहीं जानता था मेरे से मैं क्या हूं, ना मैंने इसका कोई मतलब था। दूसरी चीज ये है ब्रजेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं तो आप इसको छिपाइए मत। ओके। क्योंकि अगर आप छिपाएंगे तो आप कैरियर हो जाएंगे, फिर वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जाएगा। मेरे को जैसे पहली सूचना मिली, मैंने घर में सूचना दी, और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, बहुत अच्छी बात है कि ये बात आप समझा रहे हो, इसलिए लोग बेहतर समझ पाएंगे इस बात को। और मैंने तत्काल सोसाइटी के उस पर डाला कि मैं पॉजिटिव हो गया हूं, और सोसाइटी में याद है आपने ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था। जी सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, हालात देख रहे हैं कि आप कोरोना पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। आप इंग्लैंड देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, स्पेन देख लीजिए, यूरोप के बाकी देश देख लीजिए, रूस देख लीजिए, वहां सेकेंड वेव आई हुई है। अभी तो हम फर्स्ट वेव से लड़ रहे हैं। ब्रजेश भाई देखिए, पहली चीज तो जैसा अभी नवीन भाई ने कहा, मुझे पता नहीं चल पाया, नवीन भाई स्वस्थ भी हो गए, नवीन भाई को लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे वो। मैं दो तीन बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। कोरोना के प्रति जितना जागरूक आप कर रहे हैं और जितना जागरूक आपने किया, शायद मेरे ख्याल से और किसी चैनल ने, तो किसी को सुशांत दिख रहा था, किसी को क्या नाम कंगना दिख रही थी, किसी को कुछ दिख रहा था, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप डरा नहीं रहे, आप जागरूक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दो चीजें बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और कहीं पर हो, आप इस चीज को देखें कि वहां की सरकारें और वहां के लोग का उनका सामंजस्य कैसा है। उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, हमें क्या बताया जा रहा है? हमें सिर्फ यह कि 2 गज की दूरी, डिस्टेंस है जरूरी, जो कि जब कल प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया, मैं सिर्फ उस बात पे आना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि साहब 2 गज की दूरी, डिस्टेंस है जरूरी, अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, जब तक ठीक ना हो ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने घर पर बैठने वालों के लिए क्या किया? उन्होंने मजदूरों के लिए क्या किया? उन्होंने इन डॉक्टर बंधुओं के लिए क्या किया जिनकी कोरोना में मृत्यु दर 11% से ज्यादा है? इनमें से मैक्सिमम लोगों को इनके ड्यूज नहीं मिल रहे हैं, इनके ओवर टाइम के पैसा नहीं मिल रहा है, इनको पीपीई किट घटिया क्वालिटी की मिल रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि कोरोना की लड़ाई इतनी बढ़िया हिंदुस्तान लड़ रहा है, तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। पर 10 लाख पर भारत में पर 10 लाख पर 59,000 टेस्ट हो रहे हैं, यूएस में 3,83,000 हो रहे हैं, रशिया में 3,74,000 हो रहे हैं, और ब्राजील में 84,000 हो रहे हैं। ये आपके सामने है, मैं नहीं खड़े हैं उनके सामने। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नहीं ब्राजील अभी आगे भी आइए, आगे आ जाइए सर आप। चलिए मैं दूसरी, अभी कह रहे थे कि साहब हमारे यहां मृत्यु दर बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी और उनके सारे साथी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम लोग कहते रहते हैं। पर 10 लाख में मृत्यु दर भारत में 83 है, मलेशिया में 6 है, नेपाल में 26 है, बांग्लादेश में 38 है, और इंडोनेशिया में 46 है। तो कम से कम ये तो मानेंगे हमने अब बराबरी की तुलना कर ली जी। ये पोजीशन है हमारी आज की डेट में भारत में मुझे कोरोना से लड़ाई की। सुरेंद्र भाई, ऊपर से अगले 10 दिनों के अंदर केयर फंड से भारत लेकर कोरोना वायरस के मामले में दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित देश बनने जा रहा है। हम अमेरिका से आगे होंगे अगले 10 दिनों में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये सारी की बातें जितनी हैं, ये आंकड़ों की बाजीगरी, कम से कम लोगों की मौत सरकार बंद करे। डॉक्टर एम वली साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। सरकार हो, ये हेडलाइन डॉक्टर वली, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र भाई। पैसा लूट लिया इन्होंने आम आदमी से भी, व्यापारी से भी। थैंक यू। पैसा लूट लिया इन्होंने गवर्नमेंट से भी, पैसा गया कहां ये नहीं पता है। ओके डॉक्टर वली, आपका बहुत शुक्रिया सर। जिस बात का डर था जी, अब वही हमारे समक्ष विद्यमान है, और मैं देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि जिस रफ्तार से हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, अब मुझे लगता है कि अगले 10 दिन में भारत दुनिया का सर्वाधिक प्रभावित देश बनने जा रहा है कोरोना वायरस के मामले में। हम अमेरिका को पार कर देंगे, क्योंकि हमारे और उनके बीच का गैप सिर्फ 4 लाख केसेस का रह गया है, और हमारे यहाँ रोजाना 50 से 55 हजार नए केसेस मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने प्रधानमंत्री जी का वो जो दोहा सुनवाया है, उस दोहे का सार यही है
कि जब कुछ अच्छा हो तो उस पर इतराना नहीं चाहिए। जैसे अच्छा स्टूडेंट होता है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जब वो टॉप करेगा तो हमको बहुत मेहनत करनी है। फेस्टिविटी का सीज़न अमेरिका में एकदम से नहीं आएगा, चुनाव अमेरिका में नहीं आएंगे, जाड़ा एकदम से अमेरिका में नहीं आएगा। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होने जा रही हैं, कुछ हो गई हैं, और पॉल्यूशन आएगा। तो ये सब चीज़ें वायरस को बढ़ाने वाली हैं। इधर पूजा की तैयारियां और विजयादशमी, उसके बाद दीपावली, तो ये सब जो अनायास ही चीज़ें आ रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको सेंसिटाइज होके कल बहुत दो टूक भाषा में उन्होंने केवल कोरोना पे अपना भाषण दिया, केवल कोरोना पे। बहुत से लोगों ने इस बात पे वो भी किया, कहा भी कि केवल प्रधानमंत्री जी ने कोरोना पे बोला। तो ये वाकई में इस समय इतनी ही बड़ी समस्या है कि केवल कोरोना पे ही बोला जाए। तो सर आप बताएं कि कोरोना से बचा कैसे जाए, तो उसका आप कैसे बचे हुए हैं, आप अपने अनुभव बताएं ताकि हम लोग सीखें। बचने के लिए मैं 2 मास्क लगा रहा हूं। मास्क है मेरा अपना सुरक्षा कवच, M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। हमारा है डेंगू और इसके साथ आएगा मलेरिया, तो उसके लिए माँ से मच्छरदानी, माँ से मास्क, माँ से मच्छरदानी, 2 हो गए ये चीज़ें। और मैं तो 2 मास्क लगाता हूँ। अभी मैं उतार के आया हूँ प्रोग्राम की वजह से जी। तो एक N95, एक सर्जिकल, दूसरा हर समय सैनिटाइजर या साबुन। और मैं, आप विश्वास कीजिए, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। तो आज जो शिकायत है लोगों को, और जो लोग मुझे भी आके बताते हैं, वो कह रहे डॉक्टर साहब इतना ट्रैफिक हो रहा है सड़क पे, तो ये बेमतलब के कोरोना से लॉकडाउन खुला है, हमारा नहीं खुला, व्यापार का खुला है, इकोनॉमी का खुला है। अच्छा, कुछ लोग फेसबुक पर और ट्विटर पर सवाल कर रहे हैं। 2 दर्शकों के सवाल आए हैं, मैं फटाफट आपसे पूछना चाहता हूं और संक्षेप में जवाब की अपेक्षा है। पहला, जो लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, क्या उनको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या उनको सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए जो ठीक हो चुके हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये वायरस हमें कितने समय तक प्रभावित करेगा? बस यही बात मैं बताने आज इस प्रोग्राम में आया हूं कि कोरोना से जो लोग ठीक हो गए हैं उनके सामने एक पोस्ट कोविड क्लिनिक खुलने वाली है बहुत जल्दी, एक नई विपदा आने वाली है। उनको लॉन्ग हॉलर्स कहेंगे और उनके बॉडी में दर्द, दिमाग में क्लाउडी फीलिंग और बदन में दर्द, हेडेक्स, थकान, और ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक रहना है। इसकी तैयारी अब आपके अगले प्रोग्राम में हम इस पे एक प्रोग्राम करेंगे कि लॉन्ग हॉलर्स कौन हैं, जिनके लंग्स अफेक्टेड हो गए, जो आप कह रहे थे आईसीयू में लोग। चलो आज मैं कम से कम बरी हो गया। लोग मुझे ही कहते थे कि डराते हो, अच्छी बात है कि अब आप भी डराने लगे हो। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगला मरहला आने वाला है वो लॉन्ग हॉलर्स। जी, वो सही सवाल है ये कि कोरोना के बाद हमें निश्चिंत नहीं होना है, हमें अपने लंग्स की और रिकवरी की हिफाजत करनी है, मास्क भी लगाना है। मास्क जो है हमारे जीवन का अटूट। धन्यवाद सर। डॉक्टर सूर्यकांत जी आपके मित्र इस डिबेट में सम्मिलित हैं, और डॉक्टर सूर्यकांत तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कोरोना विपदा के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए बहुत काम किया, विदेशों में भी तमाम कंसल्टेंसी की, तमाम तरीके की इन्होंने उपचार पद्धति भी खोजी और कोरोना काल में इन्होंने बहुत परिश्रम की पराकाष्ठा की। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से कि आपने हम सबको बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाला, उसके लिए धन्यवाद। अब हमें बताइए कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि परेशानी कम नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है। देखिए ब्रजेश जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आप पे बार बार ये आरोप लगता है, साथ में मुझ पे, हम सभी पे, डॉक्टर वली पे, सभी पे लगता है कि डराने के लिए आप लोग आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरोप लगते लगते ये 6 महीने 7 महीने से ज्यादा हो गए। अब तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा तरीका कि नए नए तरीकों से हम कैसे डराएं, क्योंकि ये तरीके तो हमारे फेल हो गए। लोग मानते कहां हैं, लोग सुनते ही नहीं है। तो हमें तो हम नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे
कि जिससे ये उत्तर प्रदेश के जैसा अभी 25 करोड़ मूर्तियां आपने बताई, तो इन 25 करोड़ मूर्तियों की देशी घी से आरती की जाए कि कड़कुए तेल से की जाए, या कैसे दंडवत प्रणाम किया जाए, या कैसे किया जाए, कौन से जेस्चर लेके इनके पास जाया जाए जिससे कि ये डरें और बात माने। मैं नवीन भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने दो चीज बहुत बढ़िया एक्सेप्ट की। एक तो इन्होंने कहा कि मुझसे कहीं ना कहीं लापरवाही या गलती, मैं तो लापरवाही कहते हो, इन्होंने शब्द गलती इस्तेमाल किया। बहुत धन्यवाद है इनको कि इन्होंने कहा गलती हुई तभी तो मुझको कोरोना हुआ। और दूसरा, इन्होंने जो व्यक्तिगत अनुभव बताया, मेरे ख्याल से हम लोगों को तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर चुनने चाहिए जो हर जगह जाकर अपना अनुभव बताकर कहें कि भाई अब तो मान लो मैं व्यक्ति खुद भुक्तभोगी हूं। तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है। हमको लगता है इनको अगली बार पीजे की प्रवक्ता के रूप में ही, बल्कि जो कोरोना सर्वाइवर हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बुलाना चाहिए और इनको बताना चाहिए। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बुलाया ही इनको इसी मकसद से गया है जी। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर वली साहब बड़े वरिष्ठ हैं, नमस्कार है सर को, बहुत दिनों बाद आप रूबरू हो रहे हैं आपके माध्यम से जी, कि सर ने बिल्कुल सही कहा। हमारा देश तो देखिए फेस्टिव सीजन का है, पूरे दुनिया में तो अभी 31 दिसंबर 1 जनवरी को सेलिब्रेशन होगा, क्रिसमस को सेलिब्रेशन होगा 25 दिसंबर को, लेकिन हमारे यहाँ तो ऑन गोइंग सेलिब्रेशन है। आप देखिए 12 महीने में से कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें हमारे यहाँ कोई तीज त्योहार सेलिब्रेशन ना होता हो, और ये सेलिब्रेशन चल रहा है। ये सेलिब्रेशन इस बार आप इसको केवल स्पिरिचुअलिटी से बनाइए, आध्यात्मिक तरीके से बनाइए, केवल भक्ति भाव से बनाइए। गलती से भी सेलिब्रेशन कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए सोसाइटी के बीच में, ये हमें ध्यान रखना है। दशहरे में भी ध्यान रखना है, दिवाली में भी ध्यान रखना है, और आगे 25 दिसंबर को भी ध्यान रखना है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको बता दूं कि दिवाली तो छोड़िए, 2020 तो छोड़िए, होली तक भी आपको वैक्सीन मिलने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच। आप इसलिए तैयारी करिए कि होली, जो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं, अगले महीने आ रही, 10 दिन में आ रही, 15 दिन में आ रही। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरे ख्याल से डॉक्टर वली साहब भी इतने अनुभवी आदमी हो, हमसे सहमत होंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता साहब और मैडम हमारी रमा श्रीवास्तव साहब भी सहमत होंगी कि होली तक आप टारगेट बना के रखिए, वैक्सीन बाद में आएगी, होली के रंग और गुजिया पहले आएंगे। दूसरी बात, 138 करोड़ की जनसंख्या है, क्या रातों रात 138 करोड़ हम वैक्सीनेट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत के, खुद डॉक्टर हैं, सब समझते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा 31 जुलाई का टारगेट अगर हमने मार्च में शुरू किया तो 25 करोड़ का है। वे 25 करोड़ की लिस्ट बन रही है प्रायोरिटी की। वो कौन होंगे? वो बीमार लोग होंगे, वो बुजुर्ग लोग होंगे जो कई मल्टीपल बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको प्राथमिकता पे दी जाएगी। तो जो आम छुट्टा घूम रहे हैं, जो यूथ, उनका नंबर तो अभी 31 जुलाई तक भी नहीं आने वाला है। अब आप जुलाई तक पहुंच गए, इसलिए आप सब लोग तो इंतजार करिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, कहीं वैक्सीन का नंबर 1 साल बाद। हाँ। जी, आपके पास तो तब वैक्सीन का नंबर आ जाएगा। तो इसलिए वैक्सीन के भ्रम में ना रहें। ओके। तो इसलिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने 8 अक्टूबर को डॉक्टर डीके गुप्ता और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ बना। चुके हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए कि इस वक्त दुनिया भर के जो हालात हैं, 4 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स अब तक आ चुके हैं। यूरोप में तो दूसरी वेव आ चुकी है, और दूसरी वेव जो बता रहे हैं जर्मनी, स्पेन, फ्रांस में, वहां पर आईसीयू में ज्यादा पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। हम इस बात को यहां क्यों नहीं समझना चाहते हैं? जी, तो पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। मैंने कभी भी आपकी लाइव प्रशंसा नहीं की है, और आज मैं एविडेंस बेस्ड प्रशंसा करना चाहूँगा। जब सारे चैनल टीआरपी बेस्ड प्राइम टाइम में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसमें टीआरपी बढ़ती है, उस टाइम में आपने कोरोना में जागरूक किया सब लोगों को, और ऐसा जागरूक किया कि उसका रिजल्ट हमें दिखा है। हम लोग शायद हम बात कर रहे थे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, अगस्त में, कि कब पीक आएगा। तो हम लोगों ने डिस्कशन में निकाला था कि शायद सितंबर में पीक आएगा और उसके बाद केसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आपकी जागरूकता हो, आप जैसे चैनल हो, आप जैसे जो बड़े लोग, जो मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है जागरूक करने में लोगों को, उनकी वजह से जो केसेस थे वो 15 सितंबर से, अगर हम 15-20 अक्टूबर की बात करें तो न्यू केसेस का नंबर जो पहले 98,000 तक पहुंच गया था, तो 50,000 पे आ गया, लगभग 50-54,000 के बीच है। दूसरी बात करें नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की, जी, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की बात करें तो 10 लाख से 7.5 लाख आ गया, उसमें भी 25% रिडक्शन हो गया, बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर तीसरी बात करें कि डेथ, मृत्यु दर की बात करें तो वो भी लगभग 40% कम होगी, जो 1200 के आसपास पहुंच गई थी 15 सितंबर के आसपास, वो लगभग 700 के आसपास है। तो ये हम सबका और आपका बहुत अथक प्रयास रहा है, जिसकी वजह से लोगों के कानों में साथ कुछ गूंज गई और उसका असर गया, और जो आपने और हम लोगों ने जो मिलकर बात करी तो लगभग ट्रेंड वैसा ही चल रहा है। मैंने आपसे बोला था इसी चैनल पे
थे कि शायद दिसंबर के आसपास 30 से लेकर 40% हमारी आबादी इन्फेक्टेड होगी। अभी 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके मेंबर ने माना है कि फरवरी के एंड तक 50% आबादी भारत की इन्फेक्टेड हो सकती है। वो मैथमेटिकली प्रोजेक्शन है जो इन्फेक्शन रेट पे हम निकालते हैं। और उससे बड़ी बात कि जो अगला महीना आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नवंबर का महीना, उसमें छठ पूजा, दशहरा, दिवाली, चुनाव सब कुछ होने वाला है। इतना बड़ा फेस्टिवल सीजन है कि लोग सब कुछ बाउंड्री छोड़ के मिलने जाते हैं। तो उसमें प्रोजेक्शन ये है कि अगर हमने जो सिंपल उपाय जो आप और हम लोग बार बार चिल्ला के बताते हैं कि मास्क नहीं पहनना, 2 गज की दूरी नहीं करनी, हैंड हाइजीन नहीं रखना, अगर ऐसा फॉलो नहीं किए तो 1 महीने के अंदर 26 लाख केसेस आ सकते हैं। 2.6 मिलियन एक गवर्नमेंट के जो कमेटी है उसने प्रोजेक्शन में माना है। तो इसलिए अगला महीना हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है। आप बार बार जो कह रहे हो ना यूरोप में दूसरी वेव आ रही है, यूरोप में दूसरी वेव नहीं आ रही। जो हम गलतियां करेंगे उसकी वजह से दूसरी वेव आएगी इंडिया में और किसी वजह से नहीं आएगी। और अगले महीने ठंड बढ़ेगी, अस्थमा के पेशेंट बढ़ेंगे, सीओपीडी के पेशेंट बढ़ेंगे, हार्ट के पेशेंट बढ़ेंगे और उसके साथ फेस्टिवल सीजन होगा। अगर ये सब चीजें होंगी, अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाएगा और फिर सडनली लोग कहेंगे, मीडिया हाउस कहेंगे कि दूसरी वेव आ गई, हम दूसरों पे दोषारोपण करेंगे। वो गलती होगी, दूसरी वेव की जगह उसको हम अपनी गलती और लापरवाही माने। ओके, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव मुझे ज्वाइन कर, हमारी कृत्रिम दूसरी वेव है जो मनुष्य द्वारा जनित है, जो मनुष्य ने जिसको जनित किया है, तो हम लोगों की वजह से दूसरी वेव आएगी। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। मैं सहमत हूं, वली साहब तो हमारे बहुत सीनियर है, डॉक्टर सूर्यकांत साहब। अगले जुलाई अगस्त से पहले वैक्सीन नहीं आनी। इस टाइम 8 है 9 वैक्सीन है जो फेज 2 है, फेज 3 में है। उसमें 2-3 वैक्सीन ऐसी हैं जो चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हो, मॉडर्ना हो, जो या फाइजर वैक्सीन है। इन नंबर उनमें से कई वैक्सीन सेकंड फेज के ट्रायल में पूरी पब्लिक को सप्लाई करेंगे। मरीजों को कुछ और सिम्टम्स आ गए तो उनका ट्रायल तक रोक दिया गया है। कुछ अभी ऐसे भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा शायद अगले महीने से हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी कोवैक्सीन जो इंडिजिनस वैक्सीन है उसका 3rd फेज 3 ट्रायल शुरू कर लें। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कितनी भी डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया आपका मैम कि आपने समय निकाला। मैडम, आप तो आईएमए को रिप्रेजेंट करती हैं और इस दौरान मैंने देखा और महसूस किया कि जो त्याग हमारे इस महाविपत्ति के दौरान हमारी डॉक्टर कम्युनिटी ने, पैरामेडिकल कम्युनिटी ने किया है वो अतुलनीय है। मुझे लगता है इनको कोरोना वॉरियर का दर्जा मिलना चाहिए। कोरोना से हम सबको बचाने के लिए जो शहादत हमारी मेडिकल टीम ने दी है वो बहुत बड़ी बात है। जब लोग अपने परिवार के लोगों को छूना नहीं चाहते थे तब इन्होंने इलाज किया, लोगों को स्वस्थ किया और उस वजह से बहुत लोगों ने जान भी गंवाई। क्या हम लोग इनके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं? सरकारें कुछ बेहतर इंतजाम कर पा रही हैं? सरकार बेहतर कर पा रही है नहीं, इसकी कोई सूचना हम लोगों को नहीं उपलब्ध हुई है अभी तक, क्योंकि जो डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स की तरह जितने लोगों ने अपनी जान दी है, उनको जो वादा किया गया था कि 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनके परिवार की देखरेख की जाएगी, तो इसका कोई संकलन अभी तक हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाया है। हालांकि कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी जल्दी हो सकेगा हमारे कोरोना वॉरियर्स को एक मॉन्यूमेंट बनाए, कम से कम उत्तर प्रदेश में, देश में, दिल्ली में, कि जिन लोगों ने जान दी है उनकी याद में, जैसे सैनिक जान देते हैं हमारी सुरक्षा में, उसी तरह से हमारे डॉक्टर्स, तकरीबन 580 डॉक्टर्स और बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स प्लस उनकी फैमिली। मैं सहमत हूं कि एक स्मारक बनना चाहिए और हाँ, इनके लोगों को जो इनके निकट परिजन हैं उनको जो आर्थिक सहायता का वादा हाँ, सरकारों ने किया था, सरकारों को अपना वादा पूरा करना चाहिए। हाँ, प्लस उनकी वाइफ को या उनके बच्चों को जो जिस लायक हो उसको एक नौकरी तो मिलनी चाहिए ना। जो लोग सर्विस में थे और जिनकी जान गई, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं या ऐसा परिवार है जिसकी देखरेख कोई नहीं करने वाला है जी, तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर। मैम, मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी डॉक्टर को 50 लाख रुपए दिए गए हों। मुझे तो लगता है कि ठीक से कोई उनको इनकी एक लिस्ट तक तैयार नहीं की गई होगी उत्तर प्रदेश में। अब इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? आप आईएमए रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी टिप्पणी बहुत आवश्यक है। तो हम लोग कोशिश तो हम लोग कर ही रहे हैं। हमने चिट्ठियां भी लिखी हैं मुख्यमंत्री को कि ऐसा करने की कृपा की जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है इसकी कोई सूचना हमें नहीं मिली। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। जी जरूर। कृपया उत्तर प्रदेश में हमें बताएं और सूचित करें मीडिया को कि हमने कितने अपने डॉक्टर्स गंवाए हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ गंवाए हैं
और उनके निमित्त, उनके निकट परिजनों के निमित्त आपने सरकारों से क्या पत्राचार किया है, सरकारों ने अब तक क्या किया है, आप हमें उपलब्ध कराएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही डेटा उपलब्ध कराएं ताकि डॉक्टर्स की फैमिलीज की मदद हो सके। उसका संकलन आप कर लें और वो संकलन करके मीडिया को उपलब्ध कराएं। हम निश्चित तौर पर इस विषय को हम लोगों को उठाना भी चाहिए, कर्तव्य है हमारा। ओके, वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कल प्रधानमंत्री जी खुद आए और उन्होंने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया कि अभी इत्मीनान का वक्त नहीं है, अभी जीत का वक्त नहीं है, अभी ये वायरस फैला हुआ है, हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो लोग सावधानी बरत रहे हैं या फिर ऐसे ही? देखिए, सावधानी बरतते बरतते लोग अब मजबूर हो चुके हैं। अब मजबूरी में जिनकी नौकरियां हैं उनको निकलना है, कामकाज, धंधा, ठेला, बेरोजगार, व्यापार, मॉल, होटल, पिक्चर हॉल सब खुल चुके हैं। तो ज़्यादा अब कुछ बहुत ज़्यादा असर होना नहीं है, क्योंकि 7-8 महीना 10 महीना से आदमी बड़ा झेल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे देश का हो। और प्रधानमंत्री का राष्ट्र प्रमुख होने के नाते ये कर्तव्य है कि वो लोगों को हमेशा अच्छा काम करने की, बीमारियों से बच के रहने की सलाह दें। उस पर जनता अमल कर पाएगी, उसमें उसकी कितना मजबूरी आड़े आएगी वो ये खुद तय करेगी। किसी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री ये बात नहीं बोलता है कि जब स्कूल बंद है तो फीस पूरी क्यों ली जा रही है। किसी ने बोला आज तक? किसी ने बोला नहीं कि अगर बेड नहीं उपलब्ध हो रहा था तो नए अस्पताल खुलवाए जाए या बेड की और व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ में तो बहुत हाहाकार मचा, एक टाइम ऐसा भी आया। लेकिन शहर तो छोड़िए, गांव में भी अफसरों ने घोटाला कर दिया, खूब घोटालों में हाथ धोए। कोरोना किट का पैसा खा गए इतने मतलब इसको नीचता की पराकाष्ठा में ये घोटालों का मौसम था। ये घोटाला नहीं, ये नीचता है। घोटालों का मौसम था और खूब अफसरों ने हाथ धोए। अब ये सरकारों के ऊपर है कि उनको इनाम देगी या दंड। एक पे कार्रवाई नहीं हुई, कौन सी SIT बनी, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन आप ये देखिए, चलो इसको भी फॉलो अप करेंगे किसी दिन। एक तरफ ये हो रहा है साहब, बहुत दिन तक सुरेंद्र जी बचा नहीं पाएंगे। जी वीरेंद्र जी, कोरोना से सावधान रहिए और नहीं तो बीमारी। दूसरी तरफ चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बसों में ला रहे हैं। बचाने का तो जो सत्ताधारी दल है वो भी कर रहा है, जो विपक्ष है वो भी कर रहा है। किसकी बात ज्यादा जायज है, कौन ज्यादा सही बोल रहा है, ये जनता खुद तय करें। हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रजेश जी, जो नेता है वो बोलते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। न एक नारा आता है। हाँ, हर बार एक नारा आता है, इस बार भी नारा है। नारा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हाँ। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ यह बात अप्लाई नहीं। ये देखिए आपने नया नारा कर दिया। तो ये जो है मैंने व्यवस्था बनाई है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो वहाँ इसकी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ चुनाव का इलाज। जी, वैसे चुनाव से एक बड़ा फायदा ये है, मैं कितनी बार सुरेंद्र राजपूत को समझा चुका हूँ कि ये जो रोज शर्मा के यहाँ चाय बंद मक्खन और समोसा खाने जाते हो मत जाओ, थोड़ा लिहाज करो। पर कोई दिन नहीं छूटता वीरेंद्र जी। नहीं वजन तो घटा लिए हैं काफी, ये दौड़ते हैं। तब ठीक है। पूरी सतर्कता देखिए, के साथ और सुरक्षा के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी समोसे खा के मजबूर हैं और हमारे देश के बहुत सारे साथी दारू और अल्कोहल के आगे मजबूर हैं। जब से ये पता लगा कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, वो कोरोना मारता है, तो लॉकडाउन में भी लोग खूब शराब पीने लगे। भाई शराब पियो, अल्कोहल लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अल्कोहल का प्रयोग लिमिट में करें। कोरोना मारना है, कोई डायनासोर थोड़ी मारना है कि रोज पिए जाओ बोतल पे बोतल। तो ये हमारे साथियों को भी समझना होगा। जी, अब की बार की जो गर्मी की छुट्टियां बीती हैं घरों में बड़ी मुश्किल से बीती हैं। बच्चे नाना नानी घर नहीं गए, लेकिन माँ बाप को यहीं पे नाना नानी याद दिला दे रहे हैं। स्कूल भी बंद है और कोरोना के नाते बच्चे बाहर भी नहीं गए, तो घर में भी बड़ी आफत चली इस बार। 7-8 महीना आसान नहीं रहा काटना। नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ। और ऊपर से कोई मास्टर भी ट्यूशन पढ़ाने नहीं आता था।
तो बड़ी सारी समस्याएं रही। देखिए, ये कोरोना के सामाजिक दुष्प्रभाव के बारे में बता रहे हैं वीरेंद्र जी। जी अपनी कुछ व्यक्तिगत भी बता रहे हैं। हाँ, अब उसी में समझ लीजिए। नहीं, व्यक्तिगत क्या, हमारे नवीन जी दोस्त हैं और इनकी बात तो हमें रखना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई देश में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने का मतलब है कि जान से हाथ धोना, और प्राइवेट में कराओगे तो जायदाद से हाथ धोना। इससे बेहतर है कि हाथ को साबुन से हरदम धोते रहो, तभी बचे रहोगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा जी। तो कोरोना से सतर्कता सावधानी आज भी बहुत जरूरी है। जो बच गए हैं 8 महीने में, उन पर ईश्वर की कृपा है, वो बचे रहें, उनका परिवार बचा रहे। करेक्ट वीरेंद्र जी, बिल्कुल जिन ठीक है। लोगों ने झेला है वो बहुत बहादुर लोग हैं, भगवान ने उनको शक्ति दी है, हम सब उनको सम्मान करते हैं। और मैं आपके इस साहस का भी सम्मान करता हूं कि जब देश में कोरोना और किसान दोनों को कोई पूछ नहीं रहा है, तब ना टीआरपी की होड़ है और ना पैसा कमाने की धुन। समाज की जो असलियत है, जो समाज की जरूरत है, समाज की पीड़ा है, जो सच्चाई है, वो भारत समाचार उठा रहा है। न कोरोना से टीआरपी आती है, न किसान से, बिल्कुल ठीक कह रहे न हैं धान से, लेकिन हम बहस करते हैं। बीरेन जी। और नवीन जी, आपके नहीं, पास- ब्रजेश जी, एक चीज मैं टोकना चाहूंगा बीरेन जी को। बीरेन जी, ये आपकी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुशांत और रिया के बजाय कोरोना पे ब्रजेश जी और आप जिस प्रकार से जागरूक करते हैं, तो उसको भी देखना पसंद करते हैं। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इससे आपकी टीआरपी इससे भी टीआरपी आपकी बढ़ी है, घटी नहीं है, ये निश्चिंत रहिए आप। मिले टीआरपी या ना मिले, लेकिन अपन लोग की मुहिम जारी रहेगी। आप नहीं। सब अपने साथ के लोग। बीरेन जी, कंक्लूड करें। डॉक्टर सूर्यकांत जी बैठे हैं, देश के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनका बहुत नाम है, लोग इनको बहुत सुनना चाहते हैं। जब आप बुलाते हैं, डॉक्टर वली साहब बैठे हैं, दिल्ली से हमारे एक और डॉक्टर साथी बैठे हैं, ये विश्व प्रसिद्ध नाम है, बड़ा इनका सम्मान है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। और इनकी सलाह पर अमल करना हमारे हर दर्शक का कर्तव्य है, लोग अमल करें। डॉक्टर डीके गुप्ता और रमा जी तो घर जी। घर विख्यात हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव तो बहुत ही शानदार बोलती हैं, और डॉक्टर डीके गुप्ता तो भारत समाचार के डॉक्टर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इनको लोग जानते हैं। चलिए, एक बात कहूंगा जी। कि एक मुद्दत से आरजू थी कि फुर्सत की, और मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो। और कल तक जो कहते थे कि मरने की फुर्सत नहीं है, आज वो बैठकर सोचते हैं कि जिए कैसे। इतना वक्त है लोगों के पास जी। और सारे मुल्क को नाज था अपने अपने परमाणु पर आज कायनात बेबस हो गई है एक छोटे से कीटाणु पर। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आप हमेशा मौके की और पते की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, आप कुछ मेंशन करना चाह रहे थे अपने अनुभवों के बारे में, तो आप हमारे दर्शकों को जागरूक करिए और उन्हें बताइए कि उन्हें क्या प्रिकॉशन, जब आपको कोरोना हो जाए तो क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, उस वक्त मन स्थिति कैसे मजबूत करनी चाहिए। 2-3 चीजें हैं ब्रिजेश जी। एक तो निश्चित रूप से जो डॉक्टर्स की एडवाइस है, जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसको हम पूरी तरह से फॉलो करें। और बहुत अच्छी बात अभी कहा वीरेंद्र जी ने, मैं चूँकि हमारे डॉक्टर मित्र लोग, भाई लोग भी बैठे हैं, मैं वो शब्द नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से अस्पतालों में दिक्कतें हो रही हैं, जिस प्रकार से पैसे का अपव्यय हो रहा है, उससे बचने से बेहतर है कि आप अपने हाथ को दिन में कई बार धोइए। ठीक बात है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से आपको यह रोग हो गया, आप पॉजिटिव हो गए, तो अपने मन मस्तिष्क में कहीं से भी उसका यह प्रभाव ना होने दें कि आप किसी ऐसी लाइलाज बीमारी के शिकार हो गए हैं या कोई एक बहुत बड़ी। उस समय आप अपने मन स्थिति को जितना मजबूत कर सकें। नवीन भाई, आप तो मजबूत हृदय के हैं, हम अपने कई दोस्तों को जानते हैं जिनको हो गया कोरोना, तो आप समझिए कि बड़े पैनिक स्टेज में चले गए वो लोग। यही मैं कहना चाहता हूं ब्रजेश जी। और उसमें तब उनका ऑक्सीजन लेवल डॉक्टर साहब ठीक था, लेकिन वो कह रहे थे नहीं हमें एडमिट कराओ, हमें सांस नहीं आ रही है। ब्रजेश जी, जबकि पूरी सांस आ रही थी। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, उस समय परिवार की, मित्रों की, शुभचिंतकों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उनको डिप्रेशन में न जाने देने से बचाने के अभी हमको काम करना पड़ेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको हो गया या किसी प्रकार का सिम्टम है, तो उसको कतई छिपाइए मत। आप टेस्ट कराइए, आप पॉजिटिव हो गए, आप आइसोलेशन में हो, ज्यादा गंभीर है, अस्पताल में भर्ती हो, लेकिन आप अपने परिवार से, अपने समाज से छुपाइए मत, क्योंकि आप अगर छुपा लेंगे तो उसका फिर कितना मुश्किल बड़ा होगी। विस्फोट होगा, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है। दूसरी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा विजय जी, चूंकि शायद समय कम है। जी जी। अभी मैं रमा जी की बात सुन रहा था, वो आईएमए की अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। जिस प्रकार से हमारी सरकार की मंशा है
कि इस आपदा काल में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, चाहे डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो आपने अनाउंस किया वो पैसे हाँ, दीजिए। एक वॉरियर के रूप में काम किया है। और निश्चित रूप से आपने खतों की किताबत की है, कहां रुका है, कैसे रुका है, इसको हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान देंगे, ब्रिजेश जी भी। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, जनता को जागरूक करने के लिए हमें और क्या इफर्ट करने चाहिए? क्योंकि ये विपत्ति मैं मानता हूं कि अभी तो एक फेज खत्म हुआ है, दूसरा फेज आएगा, फिर पोस्ट कोविड सेशंस भी बहुत होंगे, तो हमें अभी 1 साल तक बिल्कुल चौकस और चौकन्ना रहना है। देखिए ब्रजेश भाई, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत होते हुए आपकी बातों को दोबारा या डॉक्टर साहब की बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, ना नवीन भाई की। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं भारत की जनसंख्या को, भारत की जनता को प्रणाम करता हूं कि जो भी सरकार कह रही है वो सरकार की हर बात का अक्षरत पालन मेरे यहाँ के बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। 99% से ज्यादा आबादी पूरी तरीके से सरकार की सारी गाइडलाइंस को मान रही है। इसलिए जनता को यह कह देना कि साहब जनता नहीं मान रही, जनता निकल रही है, जनता वही निकल रही है ब्रजेश भाई जिसके पेट की आग है। या तो सरकार पेट की आग की व्यवस्था कर दे, तब को जनता निकले, तब आप हमें कहिए। आप हमें बताइए ना, जब शुरुआत से लेकर के जहां जहां आइसोलेशन हुए थे, जो जो कंटेनमेंट जोन बने थे, अगर उनके घर में सब्जियां, उनके घर में सारी चीजें आ रही होती, खाना आ रहा होता, तो वो लोग घर से बाहर क्यों निकलते? घर से हिंदुस्तान का आदमी मजबूरी में, ओके, घर से हिंदुस्तान का आदमी मजबूरी में निकलता है। बीमारी खरीदने का थोड़ा वक्त का अभाव है, किसी को नहीं। ओके ओके, रमा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? रमा जी प्लीज गो। हम आपसे ये कहना चाहते रहे थे कि आपकी जितनी भी प्रशंसा हुई है वो फिर भी कम है मेरी तरफ से, आप उससे ज्यादा रखिए, एंड दिस इज ट्रू। ओके, 2 डिबेट्स आप ऐसे कराइए जिसमें एक तो आज जैसे नवीन साहब थे, उस तरीके से जो कोरोना सर्वाइवर्स हैं जी, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर हों और लोगों तक पहुंचे, तब शायद डर का रेशियो थोड़ा सा बढ़े। नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि कोरोना सर्वाइवर्स को एक दिन पूरा सभी को इकट्ठा करेंगे, 10-12 लोगों को, और उनके एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे जी, जिसमें निडर लोग हैं जो कोरोना को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कोरोना अफवाह है, सरकार अफवाह फैला रही है, लोगों को डराया जा रहा है, तो ऐसे भी 8-10 लोग इकट्ठा करके उनसे पूछा जाए। फिर डिबेट के दौरान फिर उनको ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके लिए भी कुछ तरीका खोजना पड़ेगा ऐसे गंभीर लोगों से निपटने के लिए। वीरेंद्र जी वो काम वीरेंद्र जी को दे देंगे। ओके, डॉक्टर वली, मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर, जो कुछ देशों में जैसे रूस में और यूरोप में जो एक्सपीरियंसेस आए हैं, जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स वगैरह में खबरें हैं, वो बता रहे हैं कि जो दोबारा संक्रमण हो रहा है, जिन लोगों को ठीक होने के बाद जो कोरोना हो रहा है, वो ज्यादा घातक है। ऐसा भारत में कोई केसेस आए क्या? नहीं, भारत में गिनती के 3 लोगों को ऐसा हुआ है जो कि रीइंफेक्शन प्रूवन नहीं है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट इसका आ गया है। मैंने जो बात बताई है और आप लोगों की भी समझ में आ गई होगी कि ये बाद में जो इससे डेबिलिटी हो रही है, कमज़ोरी हो रही है लोगों को, उसके लिए हमें सावधान रहना है। चुनाव के लिए मैं पिछले 4 दिन से सोच रहा हूँ कि ये जो भीड़ जा रही है, मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूँगा, जो भी प्रत्याशी है अपने सपोर्टर्स को अपना चुनाव चिन्ह वाला मास्क और उसी रंग के झंडे वाला जो उनका चुनाव का झंडा है वो वाला मास्क बनवा के बांटे। कम से कम वो लोग तो मास्क पहन लेंगे। गुड आइडिया, गुड आइडिया, अप्रिशिएट। तो ये देखो तो लेके भी आए। और वरना वही दोहा जो है प्रधानमंत्री जी का बहुत सटीक है कि ये हमने जो थोड़ा सा अचीवमेंट किया है ये हमारा मिट्टी में न मिल जाए। और बाहर के मुल्कों में ये रेस्टोरेंट जो पब जो खुले हैं और ये जो लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया है, उससे ये सेकंड पीक आया है। हमारे यहाँ अब आएगा अगर हम सावधानी नहीं करेंगे। उसी वजह से कल जो मैंने रीड किया है बिटवीन द लाइंस, प्रधानमंत्री जी के भाषण में मैसेज बड़ा सटीक और क्लियर था कि आने वाले जो 2-4 हफ्ते हैं इसमें जरा भी ढिलाई नहीं करनी है। हमारे सामने एक स्पेशल सिचुएशन आ रही है, मौसम, पॉल्यूशन, त्योहार और भीड़, इलेक्शन। हमें इस बीच ज्यादा तो सावधानी, सतर्कता की हमको बचना आवश्यकता है। डॉक्टर सूर्यकांत, आपके लिए 2 सवाल दर्शकों की तरफ से आए हैं जी। पहला सवाल तो एक कोरोना पॉजिटिव है जो ठीक हो गए हैं, उनका ये पूछना है कि ठीक होने के बाद उन्हें सिर में दर्द
कुछ पुरानी बीमारी भी उनको उभर आई, जैसे उनको माइग्रेन था पहले, ठीक हो गए थे, लेकिन अब कोरोना से ठीक हुए तो माइग्रेन वापस आ गया, कमजोरी बहुत महसूस कर रहे हैं। क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए बिल्कुल, आप क्या सजेस्ट करते हैं डॉक्टर सूर्यकांत? बिल्कुल सही अनुभव है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना ठीक, ये सवाल ठीक आया है, बिल्कुल सही सवाल आया है जी। और अच्छा हुआ इन्होंने पूछ लिया। इससे बहुत आपके दर्शक और भी दर्शक हैं जो इस तरह की समस्याओं हाँ, जो ठीक हो चुके हैं उनके लिए भी सवाल है। जी जी। देखिए अभी तक हम लोग कंपाइल कर रहे हैं कि ये पोस्ट कोविड सिक्वली में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स लगभग 3 महीने तक रहती हैं या आती रहती हैं। तो आप ठीक हो गए, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर भी आपको एक चेतावनी दी जाती है कि 3 महीने तक आपको छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, छुपाएं नहीं, डॉक्टर को बताएं। 17 तरह के आइटम हैं जिसमें मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मसल वीकनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, आपकी डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो सकती है, आपको डायबिटीज नहीं थी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। मैं बहुत लंबे समय तक बोल सकता हूं, लेकिन मैं बता दूं, नहीं आप बोलिए, आपको बोलना आवश्यक है। हाँ, ये इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारी मैनिफेस्टेशन है जो कोरोना ठीक होने के बाद हो रहे हैं लोगों को। और सबसे बड़ी बात जो अभी डॉक्टर वली साहब बता रहे थे कि निमोनिया के वो मरीज जो निमोनिया ठीक हो गया उसके बाद भी रेजिडुअल लंग में एक फाइब्रोसिस हो जा रही है। फाइब्रोसिस जैसे लखनऊ में कहते हैं वो रफूगर होते हैं, रफू कर देते हैं, तो इसी तरह फेफड़े में जब कोई इंजरी हो जाती है तो एक प्रकृति यानी नेचर जो है वो नेचुरल रफू कर देता है, उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में फाइब्रोसिस बोलते हैं। अर्थात वो लंग का हिस्सा वो सिकुड़ जाता है और फिर वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के काम में नहीं आता है। तो ये भी देखा गया है कि ठीक होने के 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन फिर गिरने लगता है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं, और जैसा डॉक्टर वली ने कहा कि कोविड ठीक हो जाएगा तो हमको एक पोस्ट कोविड क्लिनिक भी चलानी पड़ेगी। मतलब अगर आपको कोविड हुआ है, आप ठीक हो गए, तो 3 महीने तक आपको बहुत ही और सचेत रहना होगा और अपने ऑब्जर्वेशन रखिए और अपने डॉक्टर के फॉलो अप में बने रहिए, चाहे वो टेलीफोन से हो, डिजिटल हो, सोशल मीडिया पर हो, किसी तरह हो। एक आग्रह मैं और करूंगा फोल्डेड हैंड के साथ, विनम्र निवेदन के साथ जी। कभी हम लोग डराते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, यही तो हम लोग की अदा है जी। और ये अदा आपने पिछले 7-8 महीने से जारी कर रखी है, अच्छी बात है। इस अदा में बहुत सारी अदाएं जुड़ती जाएं, नए नए प्रयोग होते जाएं, इनोवेशन आप लोग आ जाते हैं तो इससे थोड़ा सा जागरूकता और बढ़ जाती है जी। एक ये है कि जैसे ही लोग पॉजिटिव होते हैं तो जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको लिवर डिजीज है, जिनको किडनी डिजीज है, कृपया वो छुपाएं नहीं। अब वो सीएमओ ऑफिस से फोन आता है कि भाई रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई। अब नवीन जी ने तो सबको सच सच बता दिया। कुछ लोगों को पूछा जाता है कि आपको साथ में डायबिटीज तो नहीं है, कहते नहीं हमको कुछ डायबिटीज नहीं है, भले ही 400 शुगर आई हो सुबह, लेकिन नहीं हमको डायबिटीज नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ये सब बता दिया तो ये हमको उठा के ले जाएंगे, मतलब अस्पताल में भर्ती कर लेंगे, नहीं, टर्मिनोलॉजी है कि उठा के ले जाएंगे। तो इसमें क्या है कि जितने ये एक्चुअली मिसमैनेजमेंट की वजह से इतना डरवा दिया गया लोगों को ना जी, एक भय का वातावरण। आप हम लोगों पे विश्वास रखें, आप चिंता मत करें जी। हम लोगों की जो मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग हुई है मरीज को बचाने की हुई है, मरीज को मारने की नहीं हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये कोरोना के पेशेंट को कहीं ना कहीं क्रिमिनल की तरीके से सरकार ने ट्रीट किया है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो डरे हुए हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, आपके लिए एक सवाल आया है सर कि कितने लंबे समय तक ये वायरस हमारे समाज और हमारे बीच रहने वाला है? ये कॉमन क्वेश्चन है जो कई लोग पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो कोई भी वायरस अगर आता है तो वो कभी खत्म नहीं होता है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करने में बहुत समय लग जाता है। जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, तो कई सारी स्टेजेज होती हैं। पहले हम कंट्रोल करते हैं, फिर एलिमिनेट करते हैं, फिर इरेडिकेट करते हैं। करंटली जो हमने पोलियो को किया है और आगे जो फ्यूचर में हम सोच रहे हैं मीजल्स को करने वाले हैं, तो हो सकता है इसमें भी बहुत समय लग जाए। तो हमें इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि खत्म हो जाएगा जल्दी, बहुत समय लगेगा। तो हमें सिर्फ अभी सावधानी रखनी चाहिए जी। एक चीज मैं और बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है कोरोना में। अभी कई सारी स्टडीज ऐसी आई हैं कि जो पहला फेज होता है, जो 7-8 दिन का फेज होता है, जिसमें आपको बुखार खांसी होता है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उस फेज में एंटीवायरल ड्रग बहुत इफेक्टिव है, चाहे वो फेबिफ्लू हो या रेमडेसिविर हो। उसके बाद उनकी इफेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। उसके बाद स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है जब हमारी बॉडी का होस्ट इम्यून रिस्पांस होता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने जल्दी डायग्नोसिस कर ली तो आपको हम लोग एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं और आपकी कॉम्प्लिकेशन और जान बच सकती है। अगर लेट डायग्नोसिस हुई तो उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बहुत सारी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर डी.के. गुप्ता। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, एक सवाल आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, और देखिए ये आपकी फ्रेटर्निटी से सवाल आया है। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने फेसबुक पे लिखा है
कि कोविड काल के दौरान प्राइवेट डॉक्टर्स पे, तमाम हमारी क्लिनिक्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पर खूब एफआईआर हुई है उत्तर प्रदेश में। ये एफआईआर कब वापस ली जाएंगे? ये मुकदमे कब हटेंगे या नहीं हटेंगे? हमें जेल भेजा जाएगा। इसके लिए आईएमए क्या कर रहा है? तो नहीं होने दिया गया। हमारी आईएमए की बातचीत हमेशा शासन प्रशासन से होती रही। तो लखनऊ में किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमें सूचना मिली थी कि ऐसा हुआ है, तो वो अतिशीघ्र वापस लेना चाहिए। ये तो कोई प्रावधान ही नहीं है। नहीं, सवाल उन्होंने जायज पूछा, मैं सहमत हूं उनके सवाल से। बड़े पैमाने पे एफआईआर हुई है डॉक्टरों पे, पूछा है पैरामेडिकल्स पे एफआईआर हुई वापस है। लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। भाई नवीन जी, अब डॉक्टरों पे एफआईआर अब तो वापस ले लो। नेताओं के मुकदमे तो आप तुरंत वापस लेते हो, डॉक्टरों को भी ले लो। नवीन जी, 100% वापस लीजिए मुकदमा भाई। निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स सबसे बड़े, जो हमारे इस संघर्ष काल में जो हमारे सहयोगी रहे हैं, जिनके दम पर आज हम अपनी स्थिति को बेहतर कर सके हैं, उनको चाहे वो जो शहीद हुए उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, या इस प्रकार के जो मुकदमे, निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इस पर ध्यान देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत हम कार्रवाई करेंगे। बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। बहनों भाइयों, अभी कोई इसकी दवाई या किसी प्रकार की वैक्सीन फिलहाल आने की कोई संकेत नहीं है। कहीं इसकी रिसर्च अभी मानवीय ट्रायल के फाइनल स्टेज पर भी नहीं पहुंची है। लिहाजा किसी वैक्सीन के इंतजार में आप कोई फैसला ना करें। कोरोना वायरस बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है, बड़ी तेजी से फैल रहा है। यूरोप में और अमेरिका में दूसरी वेव आई हुई है, रूस में दूसरी वेव आ चुकी है, और अभी हम भारत में 97,00,000 पर डे केस के बाद अब हमारे यहाँ पीक घटते हुए 54,000 पर डे के हिसाब से आया है। ये अभी हम पहले फेज से गुजर रहे हैं। ईश्वर न करे कि अगर दूसरी वेव भारत में आती है तो हम उसके सामने कहाँ पे टिक पाएंगे। लिहाजा इसमें आप सबकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मास्क जरूर पहने। नमस्कार।